किस तरह से इसके प्रोग्राम चल रहे हैं ऑलरेडी भारत सरकार में, किस तरह से कौन सा हैंडल कर रहा है। सबसे पहले एक सिंपल सी बात हुई थी कि जापानीज मतलब ये चूँकि जापान में बहुत ज़्यादा बुरी तरह से इसके एपिडेमिक्स आए थे, इस वजह से नाम पड़ा, जबकि आप देखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच में एक द्वीप है, वहाँ सबसे पहले ये हिस्टोरिकल स्प्रेड जब हम लेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ सबसे पहले ये डिजीज आई थी। ये ब्रेन को इफेक्ट करता है और अगेन क्रोलेक्स मच्छर इसका ट्रांसपोर्ट करता है। ये डिजीज थोड़ा सा इसका ओवरव्यू अगर आप लेना चाहेंगे 2015 से लेकर 18 के बीच में, तो केस भी बढ़े हैं इसके और डेथ रेट भी बढ़ा है। क्रोलेक्स मच्छर है, उसके कई प्रजातियां होती हैं, जिसमें से एक जो क्रोलेक्स विष्णुई करके होता है वो जनरली इंडिया में ट्रांसमिट करता है इसको। मॉस्किटो बोर्न वायरस है ये, ठीक है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। ह्यूमन में मॉस्किटो के थ्रू आता है, आता किससे है, बर्ड से आएगा या फिर पिग से आएगा, लेकिन ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर इसका रिपोर्टेड नहीं। ये ज्यादातर 15 साल के बच्चों के 1 से 15 साल के बच्चों को इफेक्ट करता है ये, और उसमें से 25% बच्चे मर जाते हैं। जो बच जाते हैं उसमें कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाता है, मेंटल कॉम्प्लिकेशन, फिजिकल कॉम्प्लिकेशन आ जाता है, जो डिजीज का सीक्वल कहलाता है। तो इसलिए डिजीज को जल्दी डिटेक्ट करके प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके सीक्वल डेवलप ना हो, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं है, और एंटीवायरल जनरली एंटीवायरल ड्रग्स इफेक्टिव ही नहीं, एंटीवायरल ड्रग का इफेक्ट ही नहीं, कोई भी वायरल डिजीज के लिए कोई ड्रग इफेक्टिवली डेवलप नहीं हो पाई है। तो वैक्सीन है, जब अर्ली डिटेक्ट हो जाए तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इसका मैनेज किया जा सकता है, जिससे बहुत सारे डेथ को और कॉम्प्लिकेशन को बचाया जा सकता है। एज एन ओवरव्यू, यू नो दैट कि ब्रेन का स्वेलिंग होता है इससे, मॉस्किटो बोर्न डिजीज है ये। 30,000 से लेके 50,000 लोग जो ग्लोबली हर साल इससे अफेक्टेड हो रहे हैं, ठीक है। जो फर्स्ट क्लिनिकल इसका केस था, वो पहला क्लिनिकल केस इसका 1871 में जापान में देखा गया था, जिसकी वजह से जापानीज नाम इसका पड़ा, और 250 लोगों में अगर हुआ है तो एक में क्लिनिकल सिम्टम्स जो खतरनाक वे में डेवलप हो पाता है इससे। इनमें जनरली फीवर, हेडेक, नेक स्टिफनेस, कन्वल्सन्स होता है। डिजीज पढ़ने का नहीं है अपने को यहाँ पे, हम थोड़ा सा ओवरव्यू इसलिए लेते हैं कि पता नहीं उधर कवर हुआ या नहीं हुआ या रिवाइज हो जाए, तो हम लोग को सिर्फ प्रोग्राम पढ़ना है। डायग्नोसिस इसका जो करते हैं हम लोग, वो CSF लेते हैं, वो ब्लड टेस्ट करेंगे, और CF सेरोब्रोस्पाइनल फ्लूइड लेते हैं, उसमें डिटेक्ट करते हैं कि वायरस उसमें है या नहीं, उससे डिटेक्ट करके हम पता कर लेते हैं। इसमें ट्रीटमेंट में कुछ नहीं है, कोई ड्रग नहीं है जो इफेक्टिव करे, लेकिन फिर भी हम सपोर्टिव केयर देते हैं, जो इसके जो कॉम्प्लिकेशन है उसको मैनेज करते हैं। सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट से बहुत सारे केसेस बच जाते हैं। एज यू नो कि देयर इज नो एंटीवायरल थेरेपी येट, इसलिए वैक्सीन बहुत इफेक्टिव है। आपने देखा कि 9 महीने में स्टार्ट करते हैं, वैक्सीन शुरू करते हैं, मीजल्स के साथ इसका आएगा तो बात करेंगे उसके बारे में, और फिर उसको दोबारा रिपीट करते हैं, बूस्टर डोज में, ठीक है। ये एक बार अगर हो गया तो लाइफ लाइन इम्यूनिटी होती है। जब हमने पढ़ाया था कुछ चीज शुरू में, तो देखा होगा आपने कि इसको लाइफ लाइन इम्यूनिटी हो जाती है। एक बार हो गया, दोबारा इसको इफेक्ट नहीं करेगा, आपकी बॉडी इम्यूनिटी तैयार कर लेती है। इसके कॉम्प्लिकेशन में डीफनेस, पैरालिसिस, कोमा एंड डेथ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो इन्वॉल्व हो जाता है, इसलिए इसको बचाना बहुत जरूरी है। एक साइकिल है जिसमें मॉस्किटो और ये बगुला आप लोग समझ सकते हैं, जो बगुला होता है उससे मॉस्किटो, ये सर्किल बनती है, इसकी लाइफ साइकिल है। वो बगुला को जो काटा वो मच्छर हो गया, फिर दूसरे बगुला तक फैलाया। इसी में इन्वॉल्व होता है पिग। पिग बहुत डेडली है, बहुत दिन तक ये अपने अंदर रखे रहता है इसको, वायरस को, और वो फिर जो है वो आपको वहां से ट्रांसमिट होके आपके जापानीज एन्सेफेलाइटिस का जो वायरस है वो ह्यूमन तक भी आ सकता है। लेकिन ऐसा कोई केस रिपोर्टेड नहीं है कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर हो। एक बार अगर मच्छर इन्फेक्टेड हो गया तो वो मच्छर थ्रू आउट द लाइफ इन्फेक्टेड होगा, पूरी जिंदगी उस मच्छर के अंदर वो वायरस रहेगा। लेकिन ऐसा केस नहीं आया है कि एक मैन से काट के वायरस वो लेके मच्छर दूसरे मैन को इन्फेक्ट कर दे, इस तरह का केस अभी तक रिपोर्टेड नहीं हुआ है। हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे सबसे पहले तो बहुत पुराने दिनों में मलाया आर्चिपेलागो है, एक जगह है, आप देखिएगा कि ये पूर्वी क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया और इधर मालदीव, आपको ऑस्ट्रेलिया और इसके बीच में मलेशिया है, उसके बीच में छोटा सा द्वीप है। बहुत इलाज करेंगे तो पिन साइज का आपको मिलेगा नक्शे पे, वहां पे ये सबसे पहले आया। बहुत खूबसूरत जगह ये उसके लेके पर्यटन के लेके बहुत खूबसूरत जगह है। 19th सेंचुरी में इसका क्लिनिकल रिकॉग्निशन पता चला,
1871 में जापान में पहला केस हुआ, उसके बाद लगातार जापान में एपिडेमिक इसका आता रहा 1924 में, 27 में, 34 में, 35 में। इसलिए ज्यादा जो इसके बारे में इंप्रूवमेंट है, रिसर्च है, जापानीज का ही देखिएगा इसको, ठीक है। इसमें जो इन्फेक्टेड ब्रेन टिश्यू था 1924, उसको निकाल के फिर उसी में से फिर इसको वायरस को सबसे पहले जो है आइसोलेट किया गया, और 1938 में ये कंक्लूजन पे आया कि इसमें जो है क्यूलेक्स मॉस्किटो इन्वॉल्व है। उसके बाद जापान के बाद ये वहां से जापान आया, जापान से फिर ये कोरिया, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया एंड सेवरल अदर कंट्रीज में ये फैलाई। तो सो इट वाज एन हिस्ट्री। शुरू में देखिएगा आप इसको, जापानीज एन्सेफेलाइटिस अपने आप में एक वेक्टर बॉर्न डिजीज है जो पूरा साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया खास के उधर वाला, ये पूरब वाला, अपने से पूरब चले जाइएगा तो ये पूरा एशिया इसमें इन्वॉल्व होता है। मैन और एनिमल दोनों को इफेक्ट करता है। ये फ्लेवी वायरस है, टाइप ऑफ वायरस में कहलाता है फ्लेवी वायरस, ठीक है। क्यूलेक्स स्पीसीज से जाता है 30,000, जो हमने देखा कि ये 30,000 से 50,000 केसेस हर साल होता है, और 3 बिलियन, समझिए कि पूरा एरिया आप देख लीजिए, यहाँ से इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, चाइना, इधर पूरब चले जाइए तो 3 बिलियन के आसपास लोग इससे रिस्क पे हैं डेवलप करने के। ये आप वर्ल्ड कनेक्शन आप देखेंगे तो आप देखिएगा, वो छोटा सा जगह भी दिखाया जा रहा है। ये जापान और पापुआ न्यू गिनी के बीच में छोटी सी जगह, यहाँ पॉइंट जैसा, ये मैं बता रहा हूँ, यहीं पे एक पॉइंट जैसी वो जगह है, ठीक है। तो ये पूरा एरिया, चाइना ले लीजिए, इंडिया ले लीजिए, 3 बिलियन इसलिए हो गया कि अकेले तो आपको 2 बिलियन प्लस हो जाता है, 2.5 बिलियन के आसपास आपको चाइना और इंडिया मिलके हो जाता है। तो दुनिया की समझिए कि आधी आबादी इससे इसके रिस्क पे है। ग्लोबल सिनेरियो आप देखिएगा कि दुनिया की आधी, मैंने कहा आपको, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है इसमें एंडेमिक जोन में इसमें आ जाते हैं, ठीक है। अभी सबसे ज्यादा केसेस जो होता है वो आपको चाइना में, और उसके बाद जो इंडिया में, साउथ एशिया में सबसे ज्यादा इसको केसेस इसके पाए जा रहे हैं। WHO के हिसाब से 2011 में 58,000 केसेस इसके देखे गए, और 2011 में ही इसकी वजह से 15,000 डेथ हुई थी। डेथ रेट बहुत ज्यादा है इसका। इंडिया में सबसे पहले ये आया था 1955 में तमिलनाडु के डिस्ट्रिक्ट में, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश वगैरह में देखा गया। CMC वेल्लोर एक बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज है जहाँ इसको एडमिट करके उसको रिसर्च हुई, ठीक है। उसी तरह से कई स्टेट्स में फिर धीरे धीरे आपको 1972 के बाद कई स्टेट में इसकी एंडेमिक आए, जिसमें वेस्ट बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, असम, बिहार, मणिपुर, पौडीचेरी जो सेंट्रल यूनियन टेरिटरीज है, कर्नाटका, गोवा, केरला एंड महाराष्ट्र। आप गोवा देख लीजिए, पूरा एकदम आप चले गए, पूरा जो वेस्टर्न एंड ऑफ इंडिया वहाँ चले गए। 2014 में 1657 केस हुआ था आपके इंडिया में, जिसमें 761 लोग मर गए थे। असम में अकेले, असम में आपको 761 मरे थे। नंबर ऑफ केसेस फ्रॉम आसाम इंडिया में नहीं, मैक्सिमम केसेस हुए आसाम में 761, जिसमें आसाम में टोटल जो डेथ हुई थी 293, उसमें आसाम में 160 डेथ था, सबसे ज्यादा इफेक्ट जो आसाम में हुआ था। तमिलनाडु में 36 केस था, जिसमें 3 लोग मर गए थे। ये इंडिया का नक्शा देखेंगे तो ये एरिया ज्यादा इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं इसमें, इंडियन सिनेरियोज में आप देखना चाहेंगे। ये ज़ूनोटिक डिजीज है कि एनिमल टू मैन ये ट्रांसफर होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। इसके थोड़ा सा वायरस के हैं कि ये जो बबूला जाती है उसमें ज्यादा उसके थ्रू आता है, पिग में आता है। पिग बड़ा खतरनाक, अगर पिग में ये हो गया बड़ा खतरनाक है। जो पिग ड्वेलिंग से उसके आसपास आप रहिएगा तो उससे ज्यादा फैलेगा, कि पिग बहुत दिनों तक इसको वायरमिक फॉर्म में अपने अंदर रखता है, ठीक है। मैन इसका जो डेड एंड है, इससे मैन से किसी को नहीं फैलता है ये, ठीक है। वेक्टर के बारे में बात कर ली, जापानीज एन्सेफेलाइटिस का वेक्टर क्यूलेक्स से फैलता है। कई इसकी जातियां हैं, ऐसे दूसरे मॉस्किटोज भी, एनोफ्लीज और दूसरे मॉस्किटोज भी में भी रिपोर्ट देखा गया कि ये भी फैलाते हैं, लेकिन बहुत रेयर केस है इसका। मेन आपको क्यूलेक्स देख लीजिएगा, उसमें जो विष्णुई फॉर्म है वो ज्यादा अपने यहाँ इंडिया में विष्णुई बहुत ज्यादा करता है, लेकिन और सब देशों में आपको जो दूसरी उसकी जाति है, जेलिडियस है या फिर वो फैलाती है उसको, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज है कि धान का खेत जो है ना उसमें ज्यादा होता है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा केसेस के रूरल एरिया में मिलेंगे, गाँव में मिलेंगे, ठीक है। और ये घर से बाहर होता है, मतलब घर के अंदर ये मच्छर नहीं होता, इसलिए आगे देखिएगा जब इसका स्प्रे भी हम करेंगे तो ये घर में स्प्रे करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। 2% से ज्यादा ही ये मच्छर इंसान को काटता है, सिर्फ 2% इसकी, जिसमें 100 मच्छर है तो 2 मच्छर इंसान को काटता है, इसलिए फैलाव कम होता है जहाँ पे डेंसिटी मच्छर की कम होती है। तो बहुत अच्छा इसमें टारगेट है, अगर डेंसिटी आप कम कर देते हैं मच्छर की तो ज्यादा आपको फैलाव नहीं हो पाएगा। लेकिन एक चीज खतरनाक है कि एक बार ये मच्छर इन्फेक्टेड हो गया तो थ्रू आउट द लाइफ वो इन्फेक्टेड रहेगा उस वायरस से। कभी भी उसने एक बार आपको कट किया या प्रिक किया आपके बॉडी में तो आपको फैला सकता है। इसलिए आउटब्रेक गांव में ज्यादा आता है, पेडी फील्ड में ज्यादा रहता है, ठीक है।
ट्रांसमिशन का तरीका वही है कि मच्छर कहीं से बर्ड से उसके अंदर आया या पिग से उसके अंदर आया तो वो आपको फैला देगा, लेकिन मैन टू मैन ट्रांसमिशन इसका अभी तक रिपोर्टेड नहीं है। नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के थ्रू ही आपने देखा था कि 2003-4 में जो बना ये प्रोग्राम, उसमें जेई को भी जोड़ दिया गया था, उसमें जैपनीज एन्सेफेलाइटिस को भी, ठीक है। 1955 में जो पहला केस रिलेट हुआ, उसके बाद जैपनीज एन्सेफेलाइटिस को नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम में जोड़ दिया गया। जो पहला केस इंडिया में था 1973 में वेस्ट बंगाल में, बुर्दवान एक डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। तब से इसके कई आउटब्रेक्स आ चुके हैं। 171 डिस्ट्रिक्ट्स में 19 स्टेट्स इंडिया का इन्वॉल्व हो चुका है। सबसे बड़ा जो एपिडेमिक आया था 2005 में, यूपी में आया था। 6000 केसेस थे उसमें, जिसमें 1000 डेथ हो गया था। इसी को देखते हुए फिर उसके बाद जो वैक्सीन लाने की बात हुई, 2006 में वैक्सीन लॉन्च किया गया भारत में, ठीक है। उसके बाद गाइडलाइंस आए, सर्विलेंस आए, फिर उस गाइडलाइंस को 2009 में रिपीट किया गया भारत सरकार ने, ठीक है। इसके कंट्रोल के लिए 2001 में जो भारत सरकार ने एक नया प्रोग्राम 2011 में लॉन्च किया कि फ्रेमवर्क नया डेवलप किया कि किस तरह से इसको कंट्रोल करेंगे। और ये सारे प्रोग्राम, जितने भी सारे प्रोग्राम होते हैं, ये नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर, वही उसके अंदर ही ये प्रोग्राम डील होता है, ठीक है। इसका गोल यही था इस प्रोग्राम का कि इसकी मॉर्बिडिटी को हमको कम कर देना है, ठीक है। मतलब डिजीज के होने की वजह से अगर मरा नहीं है तो उसकी वजह से सीक्वल जो डेवलप होता है, जो खराबी आ जाती है पेशेंट में, उसको कम कर देना है। दूसरी, इसकी वजह से जो डेथ है, उस डेथ को पूरी तरह से हमको रिड्यूस करके कम करना है। इसके लिए क्या था कि एक्सपेंड करना है इसके वैक्सीनेशन को, जितना हो सके वैक्सीन। हर मीटिंग में जब भी इसकी इंटरनेशनल मीटिंग्स हुई जेई को लेके, इसमें इस पे जोर दिया गया कि हम वैक्सीनेशन के रेंज को बढ़ा दें, ठीक है। सर्विलेंस वेक्टर कंट्रोल के लिए जो मैनेजमेंट है उसको बड़े अच्छे लेवल पे मैनेज करें, और टाइमली इसको सीरियस केसेस अगर कहीं मिलता है कि इसको रेफर करें, जितना भी आपका अच्छा वाला सेंटर्स है, मतलब कि जो लेवल ऑफ मेडिकल कॉलेजेस हो गया या गवर्नमेंट के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वहाँ मेडिकल कॉलेजेस को रेफर करें, ताकि इसकी जो मॉर्बिडिटी है वो कम से कम हो। डेथ तो रोकना तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पर, क्योंकि जो लोग इससे डिसेबल हो जाते हैं, मेंटल डिसेबल हो गए, डीफ हो गए या फिर पैरालिसिस हो गया उनको, तो उनको फिर मैनेज करना बहुत कॉस्टली हो जाता है। इस चीज को लेके ये इसमें रखा गया ऑब्जेक्टिव में कि जल्दी से जल्दी ऐसे केस को रेफर किया जाए। जो बच्चे उस एरिया में हो या चिल्ड्रन हो, उनके न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड्स को बढ़ाया जाए। न्यूट्रिशन जब जाएगा, ग़िज़ा जाएगी, तो इम्यूनिटी भी बढ़ेगी उसकी। देखा गया है कि जो माल नरिश्ड है, कमजोर है, उनकी इम्यूनिटी जनरली कम होती है। तो ऐसे लोगों को वायरल इन्फेक्शन में हमेशा आपको इम्यूनिटी मैटर करता है, इसलिए इस तरह की सप्लाई हो गवर्नमेंट की तरफ से या एडवाइजरी हो पब्लिक में कि आप उसको ज्यादा से ज्यादा केसेस को मतलब कि उसके न्यूट्रिशनल स्टेटस को बढ़ाया जा सके। कैरिंग आउट इंटेंसिफाइड आईसी इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन एंड बिहेवियरल चेंज, आपको वो होता है कम्युनिटी में बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन करना है इसको आपको कम्युनिटीज में। इसमें ये दो प्रोग्राम क्या होते हैं कि इस डिजीज से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को तैयार करना, लोगों को उसको अडॉप्ट करने के लिए तैयार करना, सही से डिस्ट्रीब्यूट आउट करना, एक पब्लिक हेल्थ ग्रुप बनाना कि किस तरह से आप मच्छर कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह से अपने एरिया में जो प्रोग्राम ऑनलाइन जाएगा उसको ऑनगोइंग प्रोग्राम को किस तरह स्ट्रेंथन कर सकते हैं। आपने शुरू से देखा है कि नेशनल जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं वही सक्सेसफुल ज्यादा हो जिसमें पब्लिक का पार्टिसिपेशन ज्यादा हो जाता है। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव्स रखे गए थे। एक्टिविटीज में था कि जो वैक्सीन है उसको 132 एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट्स में इसको वो किया गया। सारे भारत में ये वैक्सीन नहीं चल रही, जहाँ पे इसके केसेस नहीं एंडेमिक नहीं, वहाँ नहीं चल रहा है, ठीक है। और ये एरिया जो है सर्विलेंस के बेस पे, जहाँ देखा कि नए नए केस निकले वहाँ बढ़ते चले जाएंगे। इसके 50 सेंटिनल साइट्स, 13 एपेक्स सेंटर्स, यानी छोटे छोटे सेंटर्स बनाए गए और 13 बड़े इंस्टीट्यूट्स को इसमें जोड़ा गया, जो जापानीज इंसेफेलाइटिस से रिलेटेड डिजीज से जितनी भी इंफॉर्मेशन है, चाहे रिसर्च है, उन सबको देखना है, उसके लिए रेगुलेशन तैयार करना है टाइम से उसको। और जो पीडियाट्रिक डॉक्टर हैं, बच्चों के डॉक्टर्स, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर, जो लोग भी इससे जुड़े हुए हैं, उनको टाइम से सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से उनको बुला के वो ट्रेनिंग भी देना इसका पार्ट था। एंटोमोलॉजी सेंटर्स एस्टैब्लिश करना, एंटोमोलॉजी जहाँ पे हम लोग वेक्टर्स जो होते हैं, इस तरह के ऑर्थोपोड्स होते हैं, उसकी स्टडी जो करता है एंटोमोलॉजिस्ट कहलाता है। और जो साइंस डील करता है वेक्टर्स की स्टडी से, ऑर्थोपोड की स्टडी से, वो एंटोमोलॉजी कहलाती है। तो ऐसे सेंटर्स बनाए गए जहाँ से वेक्टर्स के बारे में ज्यादा जानकारी पता करना। उसको किसी को आपको मारना है, खत्म करना है, तो उसके सारे कैरेक्टर्स पता होने चाहिए। किस चीज से उसका फैलाव ज्यादा होता है, किस चीजों से उसकी जो क्रॉप है उसको हम कम कर सकते हैं। तो ये सेंटर्स पूरे प्लान के तौर पे खोले गए, ठीक है। इसमें स्ट्रेटजी जो थी, यही मेन चीज आपको पढ़ना है। आपको अक्सर पूछा जाएगा कि व्हाट आर द स्ट्रेटजीज। तो स्ट्रेटजी में सबसे पहली चीज क्या है, सर्विलेंस एक्टिविटीज को जो सेंटर्स बनाए गए हैं उस सेंटर्स के
के थ्रू आपको टर्शरी हेल्थ केयर सेंटर, मतलब कि जो टॉप केस में मेडिकल कॉलेजेस वगैरह रिसर्च इंस्टीट्यूट्स आते हैं, उनको हमको स्ट्रेंथ करना है, मजबूत करना है, जितना जल्दी हो सके केसेस का अर्ली डायग्नोसिस करके अब प्रॉपर केस मैनेजमेंट करना है। अर्ली क्यों? इसलिए कि फिर उसके अगर आप जान बचा भी लिया आपने लेकिन कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो गया तो फिर आप क्या करेंगे। इंटीग्रेटेड वेक्टर कंट्रोल, पार्टिकुलरली जो आपने देखा था इंटीग्रेटेड वेक्टर मैनेजमेंट में फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल सारी चीजें हम लेने हैं। इसमें ध्यान देना है कि उस एरिया में लोग जो जिस एरिया में मच्छर ज्यादा है, आपको क्यूलेक्स विष्णुई वाले पर्सनल प्रोटेक्शन ज्यादा रखे, कि फुल ग्लव्स की चीज, फुल बॉडी कपड़े पहने, वो लार्वी वोरस जो फिशेज हैं वो पानी में छोड़ दें खेतों में, ताकि उसको कंट्रोल कर सके। उसको एक बार मच्छर चूंकि इन्फेक्ट हो जाता है पूरी जिंदगी आपको फैला सकता है। कैपेसिटी बिल्डिंग, मतलब उस एरिया में हेल्थ वर्कर को, जो आपको मल्टीपर्पज वर्कर है उनकी तैनाती ज्यादा कर देना है। इंस्टीट्यूट्स को ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। जितने भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं उसमें लोगों को ज्यादा जोड़ना है, ताकि ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो सर्विसेज ज्यादा आपको दे सकते हैं। बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन हमने बता दिया है कि लोगों को कैसे तैयार करना है। एक सबसे बड़ी चीज क्या है कि इंडोर रेसिडुअल स्प्रेस में कोई इफेक्टिव नहीं, क्योंकि ये जो वेक्टर है ना ये घर से बाहर रहता है, आपके घर में रहेगा ही, इसलिए घर में आपको छिड़काव करने की कोई जरूरत नहीं। इस पर जो भी छिड़काव करना मैलाथियोन वगैरह का, घर से बाहर आसपास जहाँ पे पानी जमा हो या फिर इस तरह के मार्शी प्लेस हो या गेहूं का धान का खेत हो, वहां पे आपको उसको जमा करना है। भारत सरकार बड़े लेवल पे स्टेट्स को इसमें सपोर्ट देती है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को लेके सोशल मोबिलाइजेशन तक पूरा कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें रहता है। एक चीज ध्यान में रखना है कि इसका कोई क्योर नहीं है। सो इसमें सबसे जो बड़ी चीज है वो चीज यही है कि आप अर्ली केस मैनेजमेंट कीजिए। जितना जल्दी पता चले उसको जल्दी से जल्दी उसको हायर सेंटर में भेज दीजिए, ताकि इसे कॉम्प्लिकेशन को कम किया जा सके और कम से कम डेथ तो कम किया ही जा कर सकता है। 1 से 15 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन का रिकमेंडेशन इसमें आया था कि वही बचा सकता है इसको। और जितनी कम्युनिटी है आपको उस कम्युनिटी को एजुकेट करना बहुत जरूरी है। जब तक उसको उसकी इंपॉर्टेंस ही पता नहीं होगी, सब इस इंतजार में रहते हैं कि मुझे क्या, मेरे बच्चों को क्या होगा। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखना है। पिग्स जो सुअर जो है तो वो आसपास आपके घर के नहीं होने चाहिए। उसका जो सेटल डाउन हुआ है, जो खास के अभी मच्छर का टाइम हो जाता है जिसमें कीचड़ गंदगी फैलती, इस दौरान उसको दूर रखिए, पिग से दूरी बनाइए, नहीं तो उससे फिर आपको मच्छर काटेगा, फिर वहां से आपको ट्रांसफर होगा, क्योंकि बहुत खतरनाक वायरस है। पिग से जो चीज आपके पास आती है उसका इन्फ्लुएंस बहुत खतरनाक होता है, वो चिड़िया के बनस्पत जो बगुले के थ्रू होती है। पूरा फुल कवर पहनना है, बेड नेट्स यानी मॉस्किटो नेट जो है वो यूज करना है इसको। अर्ली मॉनिटरिंग हमने कहा कि हमेशा ध्यान रखना है कि केसेस आए तो उसको जल्दी से जल्दी भेजना है। और मैलाथियोन जो है ये पूरी तरह से एडवाइज्ड है, डीडीटी और बीएससी काम नहीं करेगा। मैलाथियोन आप लीजिए, वही उसको मार सकता है, उसके वेक्टर को, अदरवाइज मच्छर को, अदरवाइज दूसरा काम ही नहीं करेगा। पता चला आपने छिड़काव कर भी दिया और सपोर्ट ही नहीं हो रहा है, फेल कर गया उसको, तो ये बहुत जरूरी होती है, रेजिस्टेंट कर गया। मैलाथियोन बहुत इफेक्टिव है क्यूलेक्स मच्छर के अगेंस्ट, तो उसको आप ध्यान में रखें। और इंस्टीट्यूट्स के लिए जरूरी है कि जो एपिडेमोलॉजिकल मॉनिटरिंग है, मतलब कि सर्वे होना है, डिजीज का सर्वे, मच्छर की ब्रीडिंग, उसका कितना डेंसिटी है उसका सर्वे जब तक अच्छे से नहीं होगा तब तक जो प्रिवेंशन कंट्रोल का प्रोग्राम है या टेक्निकल सपोर्ट्स है वो आप सही से नहीं दे पाएंगे। इसलिए वो बहुत वाइटल चीज है। ये एक्टिविटीज में आपको स्ट्रेटजीज में यही आपको पूछेगा, व्हाट वर द स्ट्रेटजीज टू टैकल डाउन द जापानीज encephalitis control program या national vector-borne disease control program. So you have to write out these things. तो जो लास्ट 2 स्लाइड्स थी that you have to mention at least, कम से कम उतना बताना है आपको। ठीक है, ये आपको जितने भी एंडेमिक एरिया थे, जहाँ पे एंडेमिक का मतलब होता है जहाँ कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ डिजीज थ्रेट होता है, डिजीज का थ्रेट लगातार है, तो वहाँ पे 1 से 15 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन सबसे पहले कहा गया था। ठीक है, ये रूटीन इम्यूनाइजेशन में जोड़ा गया था। आप लोगों को पढ़ाया गया था, 2 डोज था, इंट्रामस्कुलरी 0.5 ml दिया जाता था। देखा होगा कि 9 साल में मीजल्स के साथ सबसे पहले 9 मंथ के बच्चों को मीजल्स के साथ दिया गया था। फिर उसके बाद 18 से 24 जो उसकी एज होती थी उसमें एक बूस्टर डोज दिया जाता था और वही उसकी डोज होती थी 0.5 मिलीग्राम इंट्रामस्कुलर। तो ये तो आपने पहले भी पढ़ा है। एज रिजल्ट यानी कि आप कंट्रोल को देखेंगे इसको, तो बस 3 चीज आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहली चीज ये कि कंट्रोल में आपको मॉस्किटो कंट्रोल करना है, पिग कंट्रोल करना है, ह्यूमन इंटरवेंशन करना है। मॉस्किटो में आपने देख लिया कि मैलाथियोन का छिड़काव करना है, ब्रीडिंग प्लेस को बनने नहीं देना है। पिग कंट्रोल में अपने डोलिंग से, घर से जितना हो सके उसको दूर रखिए। ठीक है, खास के उस एरिया में जब अभी पानी वानी कीचड़ आएगा, पिग ज्यादा मूव आउट करेंगे, मच्छर ज्यादा बन जाते हैं, इस एरिया टाइम में जाता है। ह्यूमन इंटरवेंशन में क्या आपको लगातार बेड नेट्स का यूज करना है, पूरा कवर जो वेल वगैरह इस्तेमाल कीजिए, हाथ भी उस एरिया में अगर जाते हैं तो चप्पल नहीं, आपको शूज पहनिए तो मोजा इस्तेमाल कीजिए।
किसी तरह से आपको मॉस्किटो के बाइट से बचना है। 1995 में, 98 में, 2002 में जो ग्लोबल जी मीटिंग्स हुई, उस तीनों मीटिंग्स में यही बात सामने आई कि आपको सिर्फ और सिर्फ जोर देना है वैक्सीनेशन। Human vaccination is the only effective long-term control measures against J. All at-risk residents should receive a safe and efficacious vaccine as part of their national immunization program. आपने इसलिए सरकार हेलो हेलो जी सर, जी सर, कहाँ तक आवाज सुना आप लोगों ने? वही सर 1995, 98, 2002 में जो क्या तो ये बताइए कि अभी वो स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? नहीं सर, नहीं दिख रहा है। ये इफेक्ट कैसे गया? अच्छा अब दिख रहा है आप लोगों को? शेयरिंग पे है, प्रोसेस में है। जी सर, अब दिख रहा है। तो जो तीनों मीटिंग हुई ना, ग्लोबल जेई मीटिंग जापानीज इंसेफेलाइटिस को लेकर, उसके स्टेटमेंट्स यही आए कि किसी भी तरह से अगर इसको आपको रोकना है तो उसके लिए जो सबसे मेन स्ट्रेटजी है वो है वैक्सीनेशन। आप वैक्सीनेशन को जब तक स्ट्रांग नहीं करेंगे तब तक जेई को रोक नहीं पाएंगे। ठीक है, सो इट वाज ऑल अबाउट द जापानीज इंसेफेलाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम्स। टाइम हो गया, नहीं तो एक और ले लेते आज। जापानीज इंसेफेलाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम यहीं पे खत्म होता है।